बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी बच्चों को ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज हम इसमें मास्टरी करने वाले हैं और पूरी एनसीईआरटी हाइलाइट्स में आपके लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले जो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो क्या होता है, हमारा सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को बताता है। जैसे कि हमारा ये डीएनए है एक, ये मान लीजिए एक हमारा डीएनए है। तो इसमें जो बेसिस का सीक्वेंस होगा, जैसे ए होगा यहाँ पे तो उसके सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा, इस तरह का जो डीएनए सीक्वेंस होता है। तो ये हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म को बताता है कि उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। तो जो डीएनए सीक्वेंस होगा वही बताएगा कि इंसान का जेनेटिक मेकअप जो है वो कैसा है। तो इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, अगर दो इंडिविजुअल आपस में डिफर कर रहे हैं, एक दूसरे से भिन्न है, मतलब अलग है, तो उन दोनों में का जो डीएनए सीक्वेंस होगा वो शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होना ही चाहिए, वरना पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस पे उसमें डिफरेंस आना ही चाहिए डीएनए सीक्वेंसेस में उन दोनों पर्सन्स की, तभी वो जाके डिफरेंट पर्सन होंगे। सो नाउ आगे पढ़ते हैं। फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस। तो फाइंडिंग आउट द डीएनए कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। तो हमें पूरा अगर डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें एक जेनेटिकली इंजीनियरिंग टेक्निक्स की यूज करना पड़ेगा, जिसमें हम आइसोलेट करेंगे डीएनए को, क्लोन करेंगे, और उसमें कुछ हम टेक्निक्स को यूज करेंगे, कुछ फास्ट टेक्निक्स, तो सिंपल होगी जो टेक्निक्स। तो ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1990 में, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एचजीपी। और इसको हमने बोला था मेगा प्रोजेक्ट है ये, एक तरह से मेगा प्रोजेक्ट, क्योंकि ये 13 साल तक चला था। प्रोजेक्ट 1990 से 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था ना। इसमें हुआ क्या था अभी हम देखते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैव अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 ह्यूमन जीनोम हैव अप्रोक्सीमेटली 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर मतलब होता है 3 बिलियन बेस पेयर। 3 बिलियन बेस पेयर, बिलियन को मैं शॉर्ट फॉर्म में चलो पूरा लिख देता हूँ। तो 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं हमारे एक ह्यूमन जीनोम में। तो हमारा जो ह्यूमन जीनोम होता है, जिसमें जिसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो उसमें 3 बिलियन हमारे बेस पेयर्स होते हैं। तो अगर हमें हर एक को सीक्वेंस करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, तो हम देखते हैं। तो एक बेस पेयर को अगर हमें पढ़ना है, उसका सीक्वेंस करना है, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो $3 होगी पर बेस पेयर। तो हमारे कितने बेस पेयर है, 3 into 10 की पावर 9 बेस पेयर। अगर एक बेस पेयर में $3 लग रहे हैं तो 3 into 10 की पावर 9 में कितना लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, तो 9 into 10 की पावर 9, यानी कि $9 बिलियन लगे थे पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम करने में। और अगर हमें इसका पूरा डेटा, अगर एक हमें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है एक जगह पे, तो उसके लिए हमें 3,300 बुक लगेगी, और हर एक बुक में 1000 पेज होने चाहिए। 3,300 बुक लगेगी टोटल, और एक बुक में 1000 पेज होने चाहिए। और एक पेज पे, और 1000 पेज में, 1000 पेज की एक बुक है तो उसमें हर एक पेज के में 1000 लेटर होने चाहिए। तो 3,3300 बुक, जिसमें हर एक बुक में 1000 पेजेस, और हर एक पेज पे 1000 लेटर्स। इतनी इंफॉर्मेशन लगेगी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल, हम अगर हमें इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एक सिंगल ह्यूमन सेल की, डीएनए सीक्वेंस की, तो फिर हमें इतना मटेरियल लगेगा। नाउ जो एचजीपी से डील करती है, जो बायो की ब्रांच, उसका नाम है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जो एचजीपी की इंफॉर्मेशन बताती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है ना। अब गोल्स ऑफ एचजीपी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ एचजीपी क्या है। तो आइडेंटिफाइंग ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 हजार जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो जो अपना ह्यूमन डीएनए होता है, जैसे कि मान लो ये एक हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा ऐसे क्रोमोसोम है, तो उसके अंदर हमारा डीएनए है। तो डीएनए के अंदर 20 से 25 हजार जीन्स होते हैं। जीन क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है जो कि आरएनए वगैरह बनाता है, एक तरह से। ऐसा स्ट्रक्चरल जीन हमने पहले पढ़े भी थे इसके पहले पार्ट में, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना वहाँ पे। नाउ तो हमें 20 से 25 हजार जीन्स जो होते हैं ह्यूमन डीएनए के, इन सबको आइडेंटिफाई करना था, गोल्स ऑफ एचजीपी के अंदर थे ये सब गोल है हमारे एचजीपी के। और हमें 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स का सीक्वेंसिंग करनी थी।
सीक्वेंस करना था हमें, किसको? 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, यानी कि 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को, जो कि हमारे ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं, इतने बेस पेयर मिलके। तो एक ह्यूमन डीएनए में जीन्स कितने होते हैं? 20 से 25 हजार जीन्स, और बेसिस कितने होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर्स। और हमें क्या करना था फिर, आगे गोल क्या था एचजीपी का, कि इन्फॉर्मेशन को हमें डेटाबेस में स्टोर करना है, और हमें इम्प्रूव टूल चाहिए इसको स्टोर करने के लिए फॉर डेटा एनालिसिस, ताकि हम एनालिसिस कर पाए उसका। अब ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमें अदर सेक्टर्स को ट्रांसफर करनी है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज को हमें ट्रांसफर करनी है वो इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, ये सब वगैरह वगैरह इसके काम थे। और एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट में अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और जो कुछ एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज अगर कोई है, तो वो उनको भी हमें उनकी देखरेख करने का काम था उनका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वालों का। तो हम देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट was a 13-year project coordinated by US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो 13 ईयर का प्रोजेक्ट था, जो कि 1990 में स्टार्ट हुआ था। 1990 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट हमारा, और ये प्रोजेक्ट हमारा चला था 2003 तक। 1919 से 2003 तक चला था ये प्रोजेक्ट। तो ये हमारा कितने साल का प्रोजेक्ट हो गया? 13 साल का ये प्रोजेक्ट हो गया। तो और ये कोऑर्डिनेट किसने किया था, मतलब बनाया किसने था ये प्रोजेक्ट? तो ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने। और ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स, जो अर्ली ईयर थे, उनमें जो मेंबर थे ये एचजीपी के, वो वेलकम ट्रस्ट थी जो यूके में थी। जैसे यूके यूनाइटेड किंगडम, किंगडम में क्या आता है? किंग आता है, किंग लोग सबका वेलकम वगैरह करते हैं ना। तो वेलकम ट्रस्ट थी एक यूके की। बिकम अ मेजर पार्टनर, एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी। ये जापान, फ्रांस, जर्मनी तीनों वर्ल्ड वॉर के टाइम की, इन्होंने सबने वर्ल्ड वॉर लड़ा था, तो इससे आप याद रख सकते हो। तो ये सब जो थी हमारी क्या थी, इनकी मेंबर थी, एडिशनल कंट्रीब्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया था इन्होंने। तो सबसे पहले तो क्या था, ह्यूमन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इसने निकाला था। सबसे पहले अर्ली मेंबर जो था, क्योंकि फंड तो चाहिए रहेगा ना, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो इसका मेंबर था वो था वेलकम ट्रस्ट, जो मेजर पार्टनर बना था। फिर उसके बाद एडिशनल कंट्रीब्यूशन दिए थे जापान, फ्रांस और जर्मनी ने, और चाइना ने भी दिया था, एशिया में से चाइना ने भी दिया था, एंड कुछ अदर्स कंपनी के जिसके नाम मेंशन नहीं है। नाउ द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। जो प्रोजेक्ट जो था वो कंप्लीट कब हुआ था? 2003 में कंप्लीट हुआ था। अब मैंने इसमें जो है, इस प्रोजेक्ट में किया क्या था, ह्यूमन डीएनए की सीक्वेंसिंग करी थी, उसको पूरा स्टडी किया था उस डेटा को। और इसमें कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल भी स्टडी करे थे, जैसे मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल्स भी सीक्वेंस करे गए थे, जैसे कि सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट, और हमारा सीनर हेप्टिडिस एलिगेंस। ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड होता है। तो हमारे, और क्या कहते हैं, और क्या क्या है, ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। और ये ड्रोसोफिला जो है वो काफी न्यूरोस्पोरा, सॉरी सॉरी न्यूरोस्पोरा गलत बोल गया, प्लांट किंगडम में काफी, सॉरी एनिमल किंगडम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है ये। उसमें स्टडी काफी ज्यादा करी, जैसे टीएच मॉर्गन ने भी इस पे स्टडी करी थी। नाउ प्लांट्स जैसे कि हो गए हमारे राइस और एरिबिडोप्सिस, ये सब भी क्या है, सीक्वेंस करे गए थे। तो हमें इनका नाम याद करना है। मैंने नॉन ह्यूमन मॉडल है, ये भी सीक्वेंस करे गए थे इसमें, एचजीपी में, जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, सीनर हेप्टिडिस एलिगेंस, जो फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड है, और एक ड्रोसोफिला जो कि फ्रूट फ्लाई जिसे हम बोलते हैं, और प्लांट्स जैसे कि राइस एंड एरेबिडोप्सिस। ये सब, इन सबको भी क्या किया था, सीक्वेंस किया गया था, हैव आल्सो बीन सीक्वेंस्ड। नाउ द मेथड्स, मेथोडोलॉजीज की, हम कैसे हमने सीक्वेंसिंग करी, सब प्रोसेस करी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम उनको पढ़ने जा रहे हैं, मेथोडोलॉजीज को हम पढ़ने जा रहे हैं। नाउ मेथड इन्वॉल्व्ड टू मेजर अप्रोचेस, वन अप्रोच फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। जैसे कि एक मेथड तो थी जिनमें इन्होंने, देखो मेथड जो है, दो अप्रोच लगाई थी इन्होंने मेथड्स में। तो दो मेथड थी एक तरह से। एक अप्रोच क्या थी, इन्होंने फोकस किया था ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। जैसे कि डीएनए है हमारा, डीएनए की सीक्वेंसिंग कर रहे हैं हम, तो डीएनए का वो सेगमेंट, जो जीन जो है, जो हमारा आरएनए बनाता है, जो हमारा, जैसे मान लो हमारा एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाता है ये, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, समझ जाना। एमआरएनए राइटिंग अच्छी नहीं थी, फिर भी समझ जाना, भावनाओं पे जाने की कोशिश करो ना। तो ये जो एमआरएनए बनाता है हमारा, ये
क्योंकि ये जो जीन है ये एमआरएनए से एमआरएनए बनाकर एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। तो ये एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग बोलते हैं इस प्रोसेस को, जिसमें उन जीन्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि आरएनए से एक्सप्रेस हो रहे हैं, आरएनए को बनाकर एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो वो था एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। इस प्रोसेस को बोला एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ईएसटी। अदर टुक द ब्लाइंड अप्रोच, और एक दूसरी अप्रोच जो थी वो ब्लाइंड अप्रोच थी, यानी कि अंधाधुन अप्रोच, मतलब कि अंधाधुन पैसे उड़ा रहे एक तरह से। उसमें क्या कहता है, जितने भी होल सेट ऑफ जीनोम, मतलब जितना भी पूरा जीनोम है ना, उस सबकी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंस का सबका पता लगाया था, और लेटर असाइनिंग टू डिफरेंट रीजन्स इन द सीक्वेंस विद फंक्शंस। तो इसमें क्या था, इसको हमने बोला था सीक्वेंस एनोटेशन, ये ब्लाइंड अप्रोच थी। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लाइंड अप्रोच का नाम क्या था, सीक्वेंस एनोटेशन। और जिसमें हमें एक उस जीन्स को एक्सप्रेस जो आरएनए से एक्सप्रेस हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या बोला था, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो दो मेथड थी, एक में तो हमने पूरे उन जीन्स को स्टडी किया था, उनको सीक्वेंस किया था जो आरएनए बनाकर एक्सप्रेस हो रहे हैं, और एक में हमने सारे कंप्लीट जीनोम को एक्सप्रेस किया था, मतलब सीक्वेंस किया था, जिस प्रोसेस को हमने बोला सीक्वेंस एनोटेशन। नाउ आगे, फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रेगमेंट। सीक्वेंसिंग के लिए करना क्या पड़ता है, हमें टोटल डीएनए निकालना पड़ता है सेल का, जिसको हमें आइसोलेट करना पड़ता है सबसे पहले, और फिर उसको रैंडम फ्रेगमेंट्स में तोड़ना पड़ता है बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है हमारे। और फिर रिलेटिवली स्मॉलर साइज, रिकॉल डीएनए जो है वो हमारा लॉन्ग पॉलीमर है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा तो इसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा डीएनए की तो हम सीक्वेंसिंग एक साथ कर नहीं पाएंगे, तो उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ेंगे, फिर उसकी सीक्वेंसिंग करेंगे। फिर उसको तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी क्लोनिंग करेंगे, उसका यानी उसके एक तरह से एम्पलीफिकेशन करेंगे। क्लोनिंग करेंगे एक सुइटेबल होस्ट के अंदर, एक होस्ट कोई सेल मान लो, होस्ट सेल है, जैसे मान लीजिए इकोलाई की सेल है, तो फिर इसके अंदर हमने उस डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपी बना ली, क्लोन कर लिया उसको काफ़ी ज़्यादा, विद विद द हेल्प ऑफ ये ओआरआई वगैरह इन सब से। तो यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर, क्योंकि वेक्टर चाहिए होता है क्लोनिंग वगैरह में, क्योंकि जो वेक्टर है वही ओआरआई प्रोवाइड करता है एक तरह से। नाउ द क्लोनिंग रिजल्टेड इनटू एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच पीस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो क्लोनिंग से क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, मतलब कि अमाउंट बढ़ जाएगी, मात्रा बढ़ जाएगी डीएनए फ्रेगमेंट की, सो दैट इट सब्सिक्वेंटली कुड बी सीक्वेंस विद दिस, ताकि वो आसानी से सीक्वेंस हो सके। द कॉमनली यूज्ड होस्ट्स वर बैक्टीरिया एंड ईस्ट। कॉमनली यूज जो होस्ट है ना, जिसमें हम डीएनए को एम्पलीफाई करते हैं, उनको क्लोनिंग करते हैं, तो वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं हमारे ईस्ट। और जो वेक्टर्स यूज होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, जिसे हम बैक और यैक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नाउ फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स। ये एक मशीन होती है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर, जो सीक्वेंसिंग का काम करती है। तो ये जो फ्रेगमेंट्स है डीएनए के, जो हमने तोड़े डीएनए के, वो जो है ये ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर्स की हेल्प से सीक्वेंसिंग करी जाती है उनकी। और ये जो ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर है, ये डेवलप किया गया था किसने, किसके द्वारा, फ्रेडरिक सेंगर के द्वारा। क्वेश्चन आया नहीं लेकिन आ सकता है क्वेश्चन। फ्रेडरिक सेंगर ने इस मशीन को, इसके प्रिंसिपल पे ये मशीन वर्क करती है। These sequences were then arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. तो ये जो सीक्वेंस है, फिर ये अरेंज करे गए ओवरलैपिंग रीजन्स के प्रेजेंट होने के, सॉरी, दी सीक्वेंस वर देन अरेंज्ड बेस्ड ऑन सम ओवरलैपिंग रीजन्स। कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स होते हैं, उनके बेस पे ये सीक्वेंस को अरेंज किया गया, और दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। तो इससे ओवरलैपिंग फ्रेगमेंट्स हमने यूज करे फॉर सीक्वेंसिंग के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग जिसके में हमने करी। अलाइनमेंट ऑफ दीज सीक्वेंसेस वाज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। ये जो सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट है, इसका हमने रखा वगैरह किया, तो ये जो इसका सीक्वेंसिंग है ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये हम कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की हेल्प से सीक्वेंसिंग करते हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की हेल्प से। अब सीक्वेंसिंग वाज वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड, सीक्वेंसेस वर सब्सिक्वेंटली एनोटेटेड एंड वर असाइंड टू ईच क्रोमोसोम। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1, अब जो क्रोमोसोम 1 की सीक्वेंस है ना, वो जो है वो मई 2006 में कंप्लीट हुई थी। अब आप बोलोगे कि ये तो प्रोजेक्ट तो 2003 में कंप्लीट हो गया था, 1990 से 2003 तक चला था। लेकिन जो इसमें याद रखने की चीज है कि एक क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम 1 है जिसका नाम, उसका मई 2006 में सीक्वेंसिंग कंप्लीट करी गई करी गई गई थी। तो जो ये जो है ये लास्ट क्रोमोसोम था 24 ह्यूमन क्रोमोसोम्स का। 24 ह्यूमन क्रोमोसोम कैसे, एक तो 22 तो ऑटोसोम है, नॉर्मल क्रोमोसोम्स, और एक एक्स और वाई क्या है, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स है। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 जो था, ये लास्ट क्रोमोसोम था जो सीक्वेंस किया गया था मई 2006 के अंदर। नाउ
Another challenging task was assigning the genetic and physical maps on the genome. जो अनदर चैलेंजिंग टास्क था ना, वो क्या था कि हमें जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाना, जैसे कोई जीनोम है हमारा, क्रोमोसोम वगैरह है, तो उसके में भी कौन सा जीन कहाँ पर लोकेटेड है, इन सब की एक मैपिंग होती है ना, एक नक्शा तैयार करते हैं एक तरह से। तो वो जेनेटिक और फिजिकल मैप तैयार करना किसका, जीनोम का, ये भी एक अनदर चैलेंजिंग टास्क था। और ये दिस वाज जनरेटेड यूजिंग इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स एंड सम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस नोन एज माइक्रोसैटेलाइट्स। तो इन सब की हेल्प से हमने क्या किया था, सीक्वेंसिंग करी थी और मैप मैप वगैरह बनाए थे, जेनेटिक मैप और फिजिकल मैप, है ना। नाउ सेलाइन फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम क्या थे, फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम पढ़ रहे हो हम, तो हमने काफी सारा पोर्शन कवर कर लिया, अब ये पढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन बेस पेयर। तो 3164 अराउंड 3000 है, और इतने मिलियन बेस पेयर यानी कि 3 बिलियन बेस पेयर जो हमने पढ़े थे, तो ह्यूमन जीनोम इतने बेस पेयर पे काम किया था इस पे। नाउ एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। जो डीएनए है, डीएनए में एक कोई जीन है, तो जो एवरेज जीन्स है ना, वो 3000 बेस पेयर्स के बने हुए होते हैं। लेकिन इसके साइज वेरी भी कर सकते हैं ग्रेटली। जैसे कि हमारा जीन है, ह्यूमन जीन, जिसका नाम है, उसका नाम क्या है, डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन जीन है, लॉन्गेस्ट जीन है, लार्जेस्ट जीन है। इसमें 2.4 मिलियन बेसिस है। ये लार्जेस्ट जीन है जो नोन है अभी तक। तो जो हम याद करने की चीजें क्या है कि ह्यूमन जीनोम में कंटेन्स, मतलब ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स थे, और एवरेज जीन जो था, इट कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। और डिस्ट्रोफिन जो था हमारा लार्जेस्ट जीन था, जिसमें 2.4, सॉरी 3000 बेसिस बोला मैंने यहाँ पे, बेसिस। और डिस्ट्रोफिन जो था हमारा लार्जेस्ट जीन था, जो कि 2.4 मिलियन बेसिस का बना हुआ था। नाउ total number of genes is estimated at 30,000, much lower than the previous estimates of 80,000 to 1,40,000। जो हमारा जो जीन्स का नंबर आया था ना, वो 30,000 आया था, इसमें ये याद रखना। एक डीएनए में मतलब इतने जीन्स होते हैं, 30,000 जीन्स कुछ। नाउ जो ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल। जो ज्यादातर न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं ना, वो सर हर पर्सन में सेम होते हैं। 99% सिमिलरिटी होती है, यानी कि बस 0.1% डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस में, पर्सन टू पर्सन। नाउ फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। तो हमने जो जीन्स के फंक्शंस डिस्कवर करे हैं, उनमें से ओवर 50% तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुए हैं, वो अभी तक अननोन है। नाउ लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। और जिनमें से हमने जो जीनोम है हमारा, उसमें से लेस देन 2% जो जीनोम का पार्ट है, वही प्रोटीन के लिए कोड करता है, बाकी सब प्रोटीन नहीं बनाते। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए वगैरह वगैरह, ये सब जो होते हैं, ये बहुत ज्यादा लार्ज पोर्शन बनाते हैं ह्यूमन जीनोम का, मतलब ये काफी जगह प्रेजेंट होते हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स। ये समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। तो ये होते क्या है, रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये डीएनए के कुछ सीक्वेंस होते हैं, कुछ स्ट्रेचेस होते हैं, जो कि रिपीट होते हैं बहुत बार, मतलब कि सेम तरह का सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, समटाइम्स तो 100 to 1000 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं इन्हें। और ये बहुत ही लार्ज पोर्शन बनाते हैं किसका, ह्यूमन जीनोम का। तो ये याद करने की चीज है। नाउ दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस बट दे शेड। ये कोई कोडिंग फंक्शन नहीं करते, मतलब ये प्रोटीन वगैरह जीन वगैरह के लिए कोड नहीं करते, लेकिन एक फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पे, डायनामिक्स और इवोल्यूशन पे। अब हमें याद करना है कि जो क्रोमोसोम 1 है, जो हमारा क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम किस तरह का होता है, जैसे हम मेटाफेज स्टेज की बात करें, तो इस तरह का हमारा क्रोमोसोम होता है। तो जो हमारा क्रोमोसोम 1 है, उसमें सबसे ज्यादा जीन्स है, 2968 जीन्स। 2968 जीन्स किसमें है, हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 में है। और वाई में कितने, 231 फ्यूएस्ट जीन्स, मतलब सबसे कम जीन किसमें है, हमारे वाई क्रोमोसोम में। नाउ scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA difference occur in humans। तो फिर जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1.4 मिलियन लोकेशंस निकाली है जहां पर सिंगल बेस्ड डीएनए डिफरेंस होता है ह्यूमंस के अंदर, सिंगल बेस्ड डीएनए सीक्वेंस। ये चीज याद रखना, 1.4 मिलियन लोकेशंस पे होता है ये। तो यहीं तक है आज का एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस में, ज्यादा कुछ पढ़ने का है नहीं इसमें कुछ,
बस एक पैराग्राफ दे रखा है सिंपल। तो आज हमने सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कवर करेंगे। सो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।